हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आ जाओ, देखो आज सिलसिला अब पढ़ाने का नहीं है। आज मैं कोई सवाल लेके नहीं आया कि कोई क्वेश्चन करवाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज या फिर किसी का जैसे कोई परसेंटेज वो नहीं करवाया। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आया हूँ आपके लिए, आपके काम की बात है। जो अभी पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जबकि सबके एक सिलसिला सा एक चल रहा है कि ये एक थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। गवर्नमेंट को कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है इनको लेने के तरीके को लेकर और इनमें एक नया एक गठन हुआ है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, जिसका आपने नाम सुना होगा। अगर मेरे पास कोई ऑफलाइन क्लासों में जैसे पढ़ते होंगे तो मैंने आज से 12 महीने 1.5-2 साल पहले भी ये बताया था कि एक हिंदुस्तान में अपने जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो एग्ज़ामों के लिए हैं एक CET लागू होने वाला है। वो एक्चुअली में अब 2021 से लागू हो रहा है। अब ये क्या है CET, क्या होगा इसमें, अपना क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या इसके ज़रिए कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, बच्चों में एक डाउट है इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी, आखिरकार क्या करना पड़ेगा, वो सारी डिटेल एक एक बारीकी के साथ मैं आपको बताऊंगा। देखो, मोदी गवर्नमेंट जब से NDA जो बीजेपी सरकार आई है यहाँ पर, तब से वो कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे काम भी कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले एक लेके आए हैं मोदी जी का जो एक सपना या कोई कुछ भी कहो कि उनका स्टेटमेंट था कि 1 नेशन 1 कार्ड, 1 नेशन 1 कार्ड लागू किया और उसका नाम दे दिया इन्होंने आधार कार्ड। ऐसा बना दिया जो एक ही कार्ड पूरे हिंदुस्तान में चल सकता है। उसके बाद में उन्होंने दूसरी जो चेंजेज इन्होंने किया, वो बोला कि यार पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही कर होना चाहिए, और वो कर बना दिया GST। समझना, देखो बात को, वो कर बना दिया GST। अब इन्होंने जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है, इन गवर्नमेंट एग्ज़ामों में भी इन्होंने एक ही पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ही एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन का गठन किया है जो पूरे हिंदुस्तान में कंडक्ट होगा और सभी बच्चों के लिए होगा। वो क्या किया है इन्होंने, देखो इन्होंने उसका जो रीज़न बताया है बनाने का, वो क्या बताया है आप सब जान दो। जैसे किसी ने कहीं का फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद में, जैसे राजस्थान का कोई बंदा है, उसने बेंगलोर का फॉर्म भरा, तो एग्ज़ाम देने बेंगलोर ही जाना पड़ता है, जाने में खर्च, आने में खर्च। और कभी कभी क्या होता है कि 2-3 एग्ज़ाम एक साथ आ जाते हैं। अब वो बच्चा का ये समझ में नहीं आता कि वो कौन सी एग्ज़ाम दे। तो इनको देखते हुए सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा अभी पूरे वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक कर दो, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये लाइक तो बनता है आपको। दूसरी चीज़, किसी बच्चों को अगर आपने अभी शेयर नहीं किया तो सबसे पहले बता दो, ताकि उनको इस बारे में सबको पता चले। ठीक है, आओ मैं स्टार्ट करता हूँ। मोदी जो गवर्नमेंट ने एक संस्था का जो गठन किया है, उसका नाम है NRA। NRA की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल रिक्रूटमेंट अथॉरिटी। अब इसके तहत क्या होगा, अभी तक जो इन्होंने 3 बताया है, जो 3 बोर्ड लिए हैं। देखो एक बात बताऊं आपको, अपने यहाँ पर जब भी कोई एग्ज़ाम, मतलब जैसे एग्ज़ाम कोई कंडक्ट करा तो बहुत सारी बोर्ड करवाते हैं। एक SSC करवाता है, रेलवे अपनी अलग से का एग्ज़ाम करवाता था, IBPS जो बैंक थी वो अपनी अलग से एग्ज़ाम करवाता था, और दूसरे संस्थान जैसे FCI है। FCI में क्या होता था कि पहले SSC कंडक्ट करवाता था, आजकल FCI खुद करवाता है। दूसरी कोई छोटी मोटी कंपनियां हैं इधर उधर, मतलब ये भी एग्ज़ाम करवाती रहती है। अब इन्होंने क्या किया है, 3 बोर्ड उठाए इन्होंने। सबसे पहले 3 बोर्ड लिए, कौन कौन सी, एक तो SSC, एक रेलवे, और एक इसने IBPS जो बैंक सेक्टर में आती है। अभी तक इन्होंने यही बोला है कि तीनों एग्ज़ाम, जो तीनों ये कंपनियां ये करवाती थी, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे, उनको सबको एक साथ करवाएंगे। अब ये NRA नेशनल रिक्रूटमेंट अथॉरिटी के तहत इन्होंने एक संस्था, एक नाम दिया है, उसका नाम है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये CET के तहत क्या करवाएंगे, इनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। अब क्या होता है, देखो समझो बात को। SSC में कौन कौन सी रिक्रूटमेंट होती है, एक ग्रेजुएशन लेवल पे होती है जिसको अपन बोलते हैं CGL, ग्रेजुएशन लेवल पर होती है एक CPO-SI की, 12th लेवल पर एक होती है जो जिसको बोलते हैं अपन 10+2 वाली।
जो 10+2 की जो वैकेंसी मतलब आती है रिक्वायरमेंट, वो होती है 10th लेवल पर होती है एक MTS। बाकी और भी कंडक्ट करवाती रहती है। रेलवे के लिए आप सब जानते हो कि नॉन जैसे NTPC हुआ, ग्रुप डी हुआ, बाकी सारी एग्जाम ये करवाता है। अपनी अपनी एग्जाम जैसे जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर हुआ, टेक्नीशियन, लोको पायलट, जितने भी रेलवे के जो कर्मचारियों की भर्ती होती है वो पहले रेलवे कंडक्ट करवाता था। अब समझते जाना, IBPS बैंक में कलर के हुआ, PO हुआ, जितने बैंक के अधिकारी होते हैं वो IBPS लेता था उनकी और सेलेक्ट करता था, भर्ती करता था। अब क्या होगा कि CET के तहत एक एग्ज़ाम लगेगी ऑल इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में एक ही एग्ज़ाम लगेगी जिसमें ये तीनों संस्था रहेगी उसके अंदर शामिल। अब ये क्या होगा कि जैसे एक एग्ज़ाम ये लग गई, अच्छा मैं बता दूं आपको कि हर 2 साल में, अब हर 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। और ये कब से लागू होगा? ये 2021 से लागू होगा। 2021 में 2020 तक की तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होनी है वो अपने उसी तरीके से होगी जिस तरीके से होती आई है और जैसे होगी। 2021 से ये पूरा चेंज मिलेगा आपको। अब क्या होगा, CET का एक एग्ज़ाम लगेगा, जैसे आपने नाम सुना होगा CTET का, जो दिल्ली में इनमें DSS भी ये लगती है CTET का। CTET में क्या होता है कि इसकी एग्ज़ाम दो, इसको क्वालिफाई करो, और जो इसमें क्वालिफाई हो गया वही बंदा आगे फॉर्म भर सकता है या वही बंदा दूसरी एग्ज़ाम दे सकता है। अब क्या होता है, SSC ने जैसे एग्ज़ाम लिया CGL का, मैं प्री सीधे CGL की बात करूं जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, इसमें क्या होता है, वैकेंसी नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आने के बाद में आपने फॉर्म भरा, इसका भी फॉर्म भरना पड़ेगा, इसका भी अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, इसका भी भरना पड़ेगा, इसका भी भरना पड़ेगा। रेलवे में जितनी भी वैकेंसी आई है अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे रेलवे में अभी जैसे कांस्टेबल की आई थी, RPF SI की आई थी, लोको पायलट की आई थी, ग्रुप डी की आई थी, NTPC की, सबको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं। अब क्या होगा, एक बार जैसे CET आया, समझना अब बातें जो बता रहा हूँ, इसका आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर दो, सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कर दो, हो जाएगा सब में, 1, 2 और 3 में हो जाएगा। हाल फिलहाल इन तीनों का लिया है, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि धीरे धीरे ये पूरे हर स्टेट में भी लागू करूँगा। और अगर जहाँ तक है ये जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, जहाँ जिस स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है तो वहाँ तो ये स्टेट वाले भी लागू करेंगे। हो सकता है कि अपने राजस्थान में भी ये अब भी लागू कर दे, मैं बताऊँगा ये लागू कैसे होगी। एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन इसका कर दिया CET का, एग्ज़ाम होगी इसकी। एग्ज़ाम में जैसे अब ये सिलेबस में अभी डिस्कस करूँगा, इसका क्या आएगा, कितने नंबरों का आएगा वो मैं बताऊँगा। अब जैसे इसको क्वालिफाई कर लिया आपने कितने भी नंबर से, जैसे उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि भाई 60% पे आप क्वालिफाई होंगे। जैसे CET जो भी है, CET के वो CTET की जो एग्ज़ाम लगती थी वो CTET 60% पे क्वालिफाई मानी जाती है। अगर आपकी 60% बन रही है तो आप क्वालिफाई हो इस एग्ज़ाम में, बाकी नहीं हो। अब क्या होगा कि जैसे CGL में पहले लगती थी प्री, फिर मेंस, प्री फिर मेंस, फिर थर्ड एग्ज़ाम लगती थी, फिर जो मतलब टाइपिंग वाइपिंग वगैरह होती थी वो होती थी। 10+2 में क्या होता है कि पहले एग्ज़ाम लगती है, फिर टाइपिंग होती है, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। MTS में पहले प्री लगती है, फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, एक जो निबंध और ऐसे लिखना होता है। ऐसे रेलवे में भी होता है। NTPC की जैसे बात करूँ तो NTPC के अंदर प्री लगेगी, फिर मेंस लगेगी। अब क्या होगा कि जैसे CET आपने एग्ज़ाम दे दिया तो 1, 2 और 3 जितनी भी ये रिक्वायरमेंट निकालेंगे, इनका प्री का झंझट खत्म हो गया यहीं पर। जैसे आपने CET दिया और प्री का झंझट बिल्कुल खत्म, मतलब आपको इनकी प्री देने की ज़रूरत नहीं है अलग से। क्या करेगा, आपने CET दिया, एग्ज़ाम में 60% आपकी बन गई तो आप डायरेक्ट CGL मेंस का एग्ज़ाम दोगे। अब बात सवाल ये आती है कि सर जो CGL मेंस जो एग्ज़ाम लगेगी वो क्या CET करवाएगी? नहीं, वो CET नहीं करवाएगी, सिर्फ CET प्री क्वालिफाई पे, प्री एक समझ लो कि ये प्री करवाएगी। CET के अंदर जैसे आपने पास किया ये CGL का, अच्छा एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, ना इसका फॉर्म भरने की ज़रूरत, ना इसका फॉर्म भरने की ज़रूरत, ना इसका, इनमें से किसी का फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपने आप रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको डायरेक्ट बुलाया जाएगा, आपकी इच्छा है तो आप एग्ज़ाम देने जाओ मेंस की, नहीं तो मत जाओ। हाँ ज़रूर, ये पक्की बात है कि CET का जो क्राइटेरिया रहेगा वो मिनिमम से मिनिमम, जहाँ तक मेरा मानना 60% रहेगा। जैसे रेलवे का कोई भी रिक्वायरमेंट निकली तो रिक्वायरमेंट में क्या होगा कि
प्री, इससे यहाँ से बच्चे उठाएंगे, जिसकी 60% बन गई वो इसका मेंस दे सकता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे एनटीपीसी की एग्ज़ाम है, हालांकि एनटीपीसी का अभी कोई ऐसा चर्चा नहीं है कि एनटीपीसी सीईटी से होगी या फिर अपने आप पहले अभी जैसे हो रही है वैसे होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 2021 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी में प्री लगेगी, अगर सीईटी लग गया और सीईटी को क्वालिफाई कर लिया आप, तो आप डायरेक्ट मेंस की एग्ज़ाम दोगे। इससे होगा क्या अपना फ़ायदा, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान 1% नहीं है अपना। क्या है नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो जैसे इनका सबका जो फॉर्म भरने में पैसे लगते थे वो पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे आपके। अब मान लो इसके एक के 100 रुपये भी लगते हैं, 200 रुपये भी लगते हैं, तो 6-7 एग्ज़ाम तो एसएससी करवाती है। हर 12 महीने में 6-7 5-7 तो एग्ज़ाम एसएससी करवाती है। तो मान लो एक के 200 रुपये लगते तो 1000 रुपये तो वैसे ही गए। फिर यहाँ से एग्ज़ाम देने गए तो किराया, वहाँ से वापस आए तो किराया, वहाँ पर अगर आपको रात को रुकना है तो कहीं ना होटल लिए, धर्मशाला ली, कहीं पर रुकने का, खाने पीने का जुगाड़, तो वो खर्चा। अब होता क्या है, वो इसमें क्या होगा कि एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये पैसे कुछ भी नहीं लगेंगे आपके, सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन में काम चल जाएगा। इसकी प्री आप ये प्री दे लिए तो ये प्री का झंझट खत्म, डायरेक्ट आप मेंस के एग्ज़ाम दोगे। पहली बात, एनटीपीसी के अंदर 2 एग्ज़ाम होती थी, तो अब जैसे रेलवे के जब भी अब रिक्वायरमेंट आएगी नहीं तो उसमें प्री नहीं लगेगी, प्री के बदले ये सीईटी लगेगी। ठीक बात है। अब मैं आगे जैसे ये बात करूं कि क्या सर इसका जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस और जो पास मार्क्स होंगे वो कितने लाने पड़ेंगे, क्या क्वालिफाई होंगे या फिर मेंस में इसके नंबर जुड़ेंगे। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो सेकंड एग्ज़ाम लगेगी, मेंस की जो एग्ज़ाम लगेगी उसमें इसके नंबर बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। अगर आपने इसमें 60% बना रखी है तो ही आप मेंस के एग्ज़ाम दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। पहली बात, आईबीपीएस की जैसे कलर की एग्ज़ाम लगेगी, डायरेक्ट क्या करेगा, यहाँ से बच्चे उठाएगा वो, यहाँ से बच्चों को जैसे जिसके 60% बन रही है वो इसका जैसे प्री एक आईबीपीएस या कलर की कोई वैकेंसी निकली तो ये जितने भी 60% बना रखी है बच्चों ने वो एग्ज़ाम दे सकता है मेंस के। अब सर क्या ये एक ही लेवल पर होगा या 2-3 लेवल पर होंगे, तो मैं बता दूं आपको ये 3 एग्ज़ाम लगेगी। एक तो 10th लेवल की एग्ज़ाम लगेगी, एक 12th लेवल की एग्ज़ाम लगेगी और एक ग्रेजुएशन लेवल पर एग्ज़ाम लगेगी। ये ग्रेजुएशन लेवल पर मतलब ये 10th लेवल पर, ये 12th लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर। अब सवाल ये आता है क्या सर मेरे को तीनों ही एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। अगर आपकी 10th है, आपने 10th ही कर रखी है तो आप सिर्फ यही एग्ज़ाम दोगे। आपने 12th कर रखी है तो आप सिर्फ ये एग्ज़ाम दे लो, ये अपने आप क्वालिफाई हो जाएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने कॉलेज कर रखी है तो आप एक ही ये एग्ज़ाम दोगे। ये एग्ज़ाम देने के बाद में इनमें 10th और 12th वाले में अपने आप क्वालिफाई माने जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो ये बोल रहे हैं कि इनमें 2 एग्ज़ाम यहाँ, 2 एग्ज़ाम यहाँ, 2 एग्ज़ाम 12-13 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिना सोचे समझे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा गलत बात है। अगर आप ये ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे रहे हो और इसमें आपकी 60% बन गई, आपने 60% इसमें बना लिए, नंबर लेके आ गए, तो आपका 10th लेवल का 12th लेवल का अपने आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। बात फिर एक सवाल और आता है कि सर अगर ये साल में 2 बार होगा तो क्या हमें 2 बार देने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आपने जैसे पहला ही एग्ज़ाम लगा और आपने 60% बना ली तो कोई ज़रूरत नहीं है 2 बार एग्ज़ाम, 3 बार 4 बार एग्ज़ाम देने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक और बात है, इसकी जो वैलिडिटी रहेगी ये 3 साल की रहेगी। एक बार आपने एग्ज़ाम दे लिया, 60% बना लिया तो आप 3 साल तक इसमें क्वालिफाई हो। 3 साल तक कोई एग्ज़ाम सीईटी की देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मेंस दोगे। जैसे सीजीएल का हर साल आता है तो आपने एक बार 60% बना ली तो उसके बाद में डायरेक्ट आप मेंस दोगे। तो ये बात आपके समझ में आएगी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर 3 तरीके से एग्ज़ाम होगा। बात यहाँ पर अटकती है आके कि ग्रेजुएशन लेवल जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो यही एग्ज़ाम दो आराम से। देने को तो कुछ भी दे सकते हो आप, लेकिन आप यही दो और इसको क्वालिफाई कर लिया तो ये अपने आप क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई फालतू देने की ज़रूरत नहीं है। साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा तो क्या 2 बार देने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पहली बार में अगर क्वालिफाई कर लिया तो ये बाद में देने की ज़रूरत ही नहीं है। एक और बात बता दूं, तुम्हारे मन में ऐसा आ रहा होगा सर पहली बार में अगर मेरी 60% नहीं बनी तो कोई बात नहीं, 6 महीने बाद में फिर से एग्ज़ाम लगेगी, फिर दे सकता है।
फिर भी नहीं हुआ तो फिर 6 महीने बाद में एग्ज़ाम लगेगी, फिर आप 60% इसको क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन जब तक आप ये CET क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक इनकी आगे एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और सर कहाँ कहाँ काम आएगी, देखो क्या होगा, अब जैसे जैसे ये बदल रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। अब होगा क्या, जैसे अभी मैं राजस्थान की बात करूँ, जैसे पटवारी की एग्ज़ाम है, पटवारी में अभी तो जैसे एक ही एग्ज़ाम लगेगी, जैसे कोई भी एग्ज़ाम, जैसे अपने 2 एग्ज़ाम लगेगी, 2 एग्ज़ाम लेता है कोई भी, जैसे किसी भी एग्ज़ाम पटवारी के पहले 2 एग्ज़ाम लगती थी। अब अगर अपने राजस्थान गवर्नमेंट की ये मंशा है कि मैं थोड़ी सी भीड़ कम करना चाहता हूँ, या फिर मैं थोड़े से अच्छे बच्चे लेना चाहता हूँ, मतलब अच्छे बच्चे का मतलब सभी अच्छे बच्चे हैं, लेकिन ऐसा है कि जैसे जिन्होंने 60% क्वालिफाई कर रखी है उनको ही ये अलाउ करेगा पटवारी के अंदर। हालांकि अभी राजस्थान की पटवारी का कोई ऐसा चर्चा नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, यदि राजस्थान में भी इन्होंने गहलोत गहलोत साहब ने लागू करी तो ये ऐसा होगा कि 60% जिसकी बन रखी है, जो CET क्वालिफाई है, वो पटवारी की मेंस एग्जाम दे लो तो डायरेक्ट मेंस एग्जाम लगेगी। जैसे राजस्थान पुलिस की भी, राजस्थान पुलिस में ऐसा कर सकता है, जैसे उनके ऐसे मंशा है कि चलो ठीक है भाई, टाइम बचाना है, पैसा बचाना है उनको, तो वो डायरेक्ट ऐसे बोल देंगे साहब CET की जिसकी 60% क्वालिफाई है वो डायरेक्ट फिजिकल के लिए बुला सकते हैं। क्यों नहीं बुला सकते, अगर राजस्थान गवर्नमेंट भी इसको लागू करेगी तो। और ये गारंटी है मेरी, ये 2021 में नहीं तो 22-23 में भी हर कोई स्टेट इसको लागू करेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मोदी साहब जो है ये से अपने आप करना पड़ेगा, राज्य से नहीं तो तरीके से करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा। आओ फिर मैं यहाँ पर आता हूँ। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा, देखो सिलेबस क्या रहेगा, 10th और 12th स्टैंडर्ड पर मैथ आएगी, गारंटी के साथ आएगी, रीजनिंग आएगी, GK GS आएगी और इंग्लिश आएगी। और अगर मैं बात करूं तो हिंदी भी यहाँ पर आएगी। हिंदी क्यों आएगी, क्योंकि जैसे रेलवे की एग्ज़ाम होती है, SSC के अंदर तो कंपलसरी इंग्लिश है, IBPS के अंदर कंपलसरी इंग्लिश ज़रूरी होती है, लेकिन जैसे रेलवे की कोई बच्चा ग्रुप D की तैयारी कर रहा है उसको हिंदी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब अगर यहाँ पर बात करूँ तो ये नंबर जैसे जब तक जहाँ तक ध्यान है 30-30 नंबर के आएंगे और इक्वल नंबर आएंगे, मतलब इक्वल क्वेश्चंस आएंगे, बराबर बराबर क्वेश्चन आएंगे। ठीक बात है। तो ये जैसे 150 नंबरों का पेपर हो गया, 150 नंबरों का अगर आप 60% निकालोगे तो अगर आपके 90 नंबर आते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर चुके। अदरवाइज 90 नंबर से कम होते हैं रहते हैं आपके तो आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। फिर 6 महीने बाद में दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन एक बार करना पड़ेगा आपको, फिर झंझट खत्म है पूरा रजिस्ट्रेशन का। अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल पर बात करूँ, ग्रेजुएशन लेवल पर ये गारंटी के साथ है, मैथ आएगी और रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, GK और GS आएगी और इंग्लिश आएगी। यहाँ पर हिंदी की मैं अगर बात करूँ तो ना के बराबर चांस है कि ये नहीं आए। हिंदी कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर इंग्लिश ही करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चनों का थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये 50 आएगा, इधर भी ये 50 आएगी, ये भी 50 और ये भी 50 और ये 50 नहीं तो इसको कम कर सकते, तो ये 200 नंबरों का पेपर हो जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल पर 200 नंबरों का पेपर हो जाएगा। इसका अगर आप 60% निकालोगे तो 120 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। 200 में से अगर आपके 120 नंबर आते हैं तो आप CET क्वालिफाई हो, अदरवाइज नहीं हो। तो ये मैंने डिस्कशन किया, मैथ, रीजनिंग, GK GS, इंग्लिश और हिंदी, ये 10th और 12th स्टैंडर्ड के पेपर में आएगा और ये ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में ऐसा आएगा। अब बात एक यहाँ पर क्या है कि ये क्वालिफाई करने के बाद में जैसे होता क्या है, देखो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। क्या मिलेगा फ़ायदा कि आजकल जैसे छोटी मोटी कंपनियां हैं, कोई प्राइवेट जैसे कंपनियां हैं, और वो प्राइवेट कंपनियां भी क्या करती है कि उनको रिक्रूटमेंट कम की ज़रूरत पड़ती है बच्चों की, तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकती क्योंकि इसका बजट थोड़ा सा, जैसे एग्ज़ाम करो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। अब जो प्राइवेट कंपनियां भी क्या करेगी, यहाँ से आराम से बच्चे उठा सकती, जिसका स्कोर अच्छा है तो उन बच्चों को डायरेक्ट कॉल कर लेगी, क्योंकि उनका पूरा डाटा उनके पास रहेगा, तो उनको डायरेक्ट कॉल करके उनको बुला सकती है। तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, ये भी धीरे धीरे इन्हीं से भर्ती करने लग जाएंगे। ये गारंटी है, ऐसा कुछ चेंज हो चुका आपसे पहले और आगे हो जाएगा ये बात।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये बातें सारी समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया कि एनआरए का गठन किया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, इसके तहत सीईटी लेके आया। वो सीईटी क्या है कि ये साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाएंगे, पूरे ऑल इंडिया होगा ये। इससे कोई सिलेक्शन पर मतलब ये नहीं है कि इसको पास करते ही आपका सिलेक्शन हो जाए, किसी में ऐसा कुछ नहीं है। अभी उन्होंने 3 बोर्ड लिया, एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस। इनमें पहले प्री होती थी, फिर मेंस होती थी। अब प्री करवाने का झंझट खत्म है, इनकी प्री नहीं होगी, डायरेक्ट मेंस एग्जाम होगी। जैसे सीईटी क्वालिफाई कर लिया तो वो इसकी सारी जितनी भी वैकेंसी निकलेगी एसएससी, उसकी डायरेक्ट आप मेंस दे सकते हो। रेलवे की जितनी भी निकलेगी डायरेक्ट आप मेंस दे सकते हो। हाँ, एक बात पक्का है कि जो मेंस एग्जाम लेगी, जो सेकंड पेपर होगा वो सीईटी नहीं लेगा, वो एसएससी की एसएससी लेगा, रेलवे की रेलवे लेगा, आईबीपीएस लेगा। क्या सर उसके बाद में सिलेबस चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये समझ लो, जो एसएससी अभी जिन सवालों पे, जिन पैटर्न पे जो पूछ रही है, वही सवाल आगे मेंस में आएंगे। रेलवे में जो मेंस में जो सवाल पूछे जाएंगे वो अब से पहले जो पूछी जा रही है, रेलवे अपने हिसाब से वो तय करेगी और अपने हिसाब से सवाल पूछेगी। ये सिर्फ प्री की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो बात को? अब आपके दिमाग में एक और बात आएगा कि क्या सर पेपर हार्ड होने वाला है या इजी होने वाला है? देखो, मैं आपको मेरे जितनी नॉलेज है मैं आपको वो गारंटी के साथ और दावे के साथ बता सकता हूँ कि पहले जो 2 या 3 बार एग्जाम होगा, 2 या 3 साल मान लो, 2 या 3 एग्जाम नहीं, 2-3 साल मान लो आप, बहुत ही आसान पेपर होगा सीईटी का। जब तक लोगों को ये इसमें फेमिलियर नहीं हो जाएंगे, हाँ 2 या साल बाद में या 2-2.5 साल बाद में जैसे ही एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा, अपने आप बढ़ाते रहेंगे। क्वेश्चनों का लेवल जो अभी जो एग्ज़ाम लगेगा 2021 के अंदर, वो बिल्कुल ईजी आएगा, ये समझ लो। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर इतनी भीड़ रहेगी जो सीईटी के एग्ज़ाम में, तो क्योंकि वो सारे राजस्थान के जितने, राजस्थान के पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देंगे, बिल्कुल भाई देंगे। लेकिन होगा क्या, अभी जैसे पहली बार एग्ज़ाम लगेगा तो उसमें तो भीड़ बैठेगी, दूसरी बार एग्ज़ाम लगेगा उसमें कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बार बच्चा क्वालिफाई कर लिया तो वो 3 साल के लिए वैलिड है, तो 3 साल वो एग्ज़ाम में नहीं बैठेगा क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है बैठने की 3 साल तक। तो ऐसे धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये धीरे धीरे प्रोसीजर चलता रहेगा। अब आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल हो जो आपको परेशानी खड़ी कर रहा हो, जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, जो मैं आपको बता दूंगा। 2 बार एग्ज़ाम होगा हर 6 महीने में। आईबीपीएस, रेलवे और एसएससी तीनों ही इन्होंने कंपनियों को कंडक्ट करवाई है। मतलब ये तीनों ही अभी हाल फिलहाल लिया है। धीरे धीरे ये सारी एग्ज़ाम जितने भी होंगे वो सब कुछ ले लेंगे। एफसीआई वगैरह जितनी भी एग्ज़ाम होती है सारी इसी से कंडक्ट करवाएंगे, और ये बहुत अच्छी बात है, ये समझ लो। अब होगा इसमें फ़ायदा कितना है, क्योंकि देखो मैं बात करूं, जैसे अभी रेलवे की बात करता हूं मैं, क्योंकि रेलवे में आप जैसे रेलवे के एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगेगा। अब एनटीपीसी में क्या होगा कि रेलवे खुद एग्ज़ाम लेगी, तो पहले तो होगी प्री एग्ज़ाम लेगा, फिर प्री की आंसर की आएगी, फिर ये ऑब्जेक्शन मांगेंगे, फिर ऑब्जेक्शन के बाद में फिर कोई और ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन के बाद में फिर वापस रिजल्ट आएगा, फिर रिवाइज रिजल्ट आएगा। ऐसे करते करते प्री का रिजल्ट आने में ही 12 महीने लग जाते हैं। अब इससे होगा क्या कि ये डायरेक्ट 12 महीने बचेंगे आपके, क्योंकि सीईटी लगने के बाद में प्री का झंझट खत्म, डायरेक्ट मेंस का एग्ज़ाम लगेगा। जो रिक्रूटमेंट 2 साल में कंप्लीट होती थी वो अब इसको लागू होने के बाद में सिर्फ 12 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये समझ लो ये काम इतना फास्ट हो जाएगा, जो मतलब वैकेंसियाँ, जैसे अब एसएससी की बात करूँ तो 4-4 साल 3-3 साल लग जाते हैं। अभी 2017-18 का पता ही नहीं है किसी जेल में बैठे हैं, अब उनको जो सेलेक्ट होकर बैठे हैं उन बच्चों को अभी तक तो ज्वाइनिंग नहीं दी, तो उनका ये नहीं पता, क्योंकि प्री मेंस अभी देखो सीजीएल 2018 वाला प्री लगा पड़ा है, अभी मेंस का कोई पता ही नहीं है कि कब लगेगा कब नहीं लगेगा। कह रहे अभी तो लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में ऐसा फिर भी हो रहा है, लेकिन पहले भी ऐसा ही होता था। तो ये पूरा आपको फ़ायदा है, ये समझ लो, पूरा का पूरा फ़ायदा है, इसमें नुकसान कतई बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको लागू हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, एक लास्ट सवाल जो आपके दिमाग में खटकेगा, क्या सर इसके लिए पढ़ाई क्या करनी पड़ेगी? कोई अलग से सिलेबस, कोई अलग से बुकलेट ये अपने आप में निकालेंगे या फिर कहीं और से पढ़ना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप अभी पढ़ रहे हो बस वही पढ़ते रहो। एसएससी के ही सवाल आएंगे, वही जो सवाल अभी जो पूछे जा रहे हैं वही एग्ज़ाम में सवाल आएंगे, वही 10th स्टैंडर्ड के सवाल आएंगे, जो 10वीं लेवल के सवाल आते हैं, जो अब से पहले आप पढ़ रहे हो। वही चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट आएगा, ये समझ लो।
ऐसा कोई बोलता है कि इसमें अर्थमेटिक आएगी, अंकगणित आएगी, ज्योमेट्री एडवांस मैथ नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी मैथ आएगी इसमें, सारी रीजनिंग आएगी, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट जीके जीएस, वही कंप्लीट साइंस आएगी, कंप्यूटर के क्वेश्चन वही सेम आएंगे। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास किताबें पढ़ी है वही सफिशियंट है, उन्हीं को आप बार बार पढ़ते रहो। बाकी जो यूट्यूब से भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, वो तो चल रहा है अभी, वो तो मैं पढ़ाता रहूँगा। बाकी ऑफलाइनों में मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने पहले एक बार कहीं कहीं कोचिंग कर रखी है, किसी मास्टर से पढ़ रखे हैं, उन्होंने अपने नोट्स बना रखे हैं, नो डाउट वो मस्ती से बिंदास रहे। इसके लिए कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ईजी पेपर आएगा और वही सवाल आएंगे जो आपने कर रखे हैं। अलग से कोई बाहर से कोई सवाल अभी तक नहीं आएगा, ये टेंशन मत लो आप। बिल्कुल बहुत ईजी होने वाला है। तो ये आपके लिए फ़ायदे के लिए ही है, ये समझ लो, ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं है इसका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। नेशनल रिक्रूटमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ, ये CET वापस से जैसे ये बनाया, तो ये सब कुछ समझने के बाद में अब आप तैयारी में लग जाओ, ये समझ लो। क्योंकि 2000 जब ये पहली एग्ज़ाम, जैसे जनवरी में लगेगी एग्ज़ाम, पहली एग्ज़ाम जनवरी 2021 में लग जाएगी, ये गारंटी के साथ, क्योंकि तरीके से पूरे तरीके से सेट हो चुका मामला। और रिक्रूटमेंट बस आने, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में ये काम प्रोसीजर चल जाएगा। ठीक है, बाकी बातें अपन करते रहेंगे और CET का भी आराम से अपन पढ़ते रहेंगे और आप बिंदास होकर पढ़ते रहिए। वही किताब, वही मस्ती, वही सब कुछ तरीके से। आपको टेंशन लोड देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान पढ़ाई में रखो। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ, धन्यवाद।